हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया है ना? सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है लॉकडाउन में? आप लोग को तो इंटरटेन कर ही देते हैं, हम कुछ पढ़ा ही देते हैं। ऑफलाइन में आता था भागलपुर पढ़ने, अभी जो है ऑनलाइन में यूट्यूब के माध्यम से हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, है ना? इसमें क्या स्टार्ट किए हैं? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में ऑलरेडी 8 लेक्चर ले चुके हैं। आज सरफेस केमिस्ट्री का 9th लेक्चर, सरफेस केमिस्ट्री का 9th लेक्चर। ओके, इसमें बता चुके हैं आपको कि कैटालाइसिस पढ़ रहे थे कि 2 तरह का कैटालाइसिस होता है, नहीं? एक बताए थे होमोजीनियस कैटालाइसिस, होमोजीनियस कैटालाइसिस, कैटालाइसिस, और दूसरा बता रहे हैं हम आप हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। बताए कि कैटालाइसिस 2 तरह का होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस के बारे में जो है हम लेक्चर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं, है ना? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। यहाँ पर लिखे हुए हेडिंग हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, हिंदी में कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। नाम से ही स्पष्ट है भैया, देखो हेटेरो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि साइंस की जो टर्म होता है ना, उसका नाम उसी में उसका आंसर छिपा रहता है, उस टर्म को पहचानना। हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, हेटेरो मीन्स क्या हुआ? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब विभिन्न। विभिन्न का अर्थ क्या हुआ कि जब कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों अलग अलग फेज में रहेगा, दोनों अलग अलग स्टेट में रहेगा, दोनों अलग अलग अवस्था में रहेगा, तो इस कैटालाइसिस को हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस कहा जाता है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल लेते हैं, हेबर्स प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को बनाते हैं हेबर्स विधि के द्वारा। तो कैसे बनाते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, है ना? नाइट्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं। हेबर्स प्रोसेस द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अमोनिया का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कैटेलिस्ट लेंगे। कैटेलिस्ट के रूप में हम क्या लेते हैं? आयरन। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है। और यहाँ कैटेलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं? आयरन। आयरन क्या है? सॉलिड। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस है, आयरन क्या है? सॉलिड है। कहने का मतलब रिएक्टेंट गैस है, कैटेलिस्ट सॉलिड है, यानी रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग अवस्था में है। तो ऐसे कैटालाइसिस को हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस कहा जाता है। ओके? नहीं, those chemical reaction in which reactant and catalyst are present in different phase, then this phenomena is known as heterogeneous catalysis. Those chemical reaction, those chemical reactions in which reactants and catalysts are present in different phase, then this phenomenon is called, or then this phenomenon is called heterogeneous catalysis. ओके, समझना। वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं, एग्जाम्पल देंगे, आप समझ जाइएगा। वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं
जिसमें रिएक्टेंट तथा कैटेलिस्ट है ना, विभिन्न अवस्था में पाए जाते हैं तो इस घटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। लिखेंगे those chemical reaction in which reactant and catalyst are present in different phase, then this phenomena is called heterogeneous catalysis। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें रिएक्टेंट तथा कैटेलिस्ट विभिन्न अवस्था में पाए जाते हैं तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं, है ना। देखिए एग्जांपल से समझिएगा। हेबर विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का उत्पादन करते हैं। सब ऑब्जेक्टिव आए हेबर्स प्रोसेस, हेबर की विधि के द्वारा किसका मैन्युफैक्चर होता है, अमोनिया। तो यही ऑब्जेक्टिव हो गया है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसे नहीं रहता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस किसको, वहां पर क्या करेगा, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव हेबर्स प्रोसेस के द्वारा किसका मैन्युफैक्चर होता है, किसका उत्पादन होता है, तो याद रखोगे अमोनिया। दूसरा पूछ देगा इसमें, दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए कि हेबर्स प्रोसेस में किस कैटेलिस्ट का उपयोग किया जाता है, याद रखना है क्या, आयरन कैटेलिस्ट का उपयोग किया जाता है। अब हेबर्स प्रोसेस क्या है, देखिए नाइट्रोजन है या गैसियस स्टेट है, जीवनुमा गैसियस स्टेट, और यह क्या किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। हाइड्रोजन के क्या है, गैसियस स्टेट है ना। ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगा, अपने आप अमोनिया का उत्पादन नहीं करेगा, यह रिएक्शन अपने आप नहीं होगा। तब तुम क्या करोगे, इसमें कैटेलिस्ट डालोगे, तो कैटेलिस्ट के रूप में क्या दोगे, आयरन। अब बताओ आयरन क्या है, सॉलिड है। आयरन ये जो हम पढ़ रहे हैं हाथ में, ये क्या है, आयरन है, लोहा। आप इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है और आयरन क्या है, सॉलिड स्टेट में है। कहने का मतलब रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट अलग अलग स्टेट में है। तो ऐसे रिएक्शन को या इस घटना को हम लोग क्या कहोगे, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। समझ रहे हैं ना। अगेन फिर बोल रहे हैं कि यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव हुआ, हेबर्स प्रोसेस के द्वारा किसका मैन्युफैक्चर होता है, तो अमोनिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव हुआ कि हेबर्स विधि में हम लोग कैटेलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं, तो क्या याद रखोगे, आयरन। क्या याद रखोगे, आयरन। क्या याद है, सबको बढ़िया से लिखते चलिएगा। इस चैप्टर को हम खत्म कर ही देते हैं, है ना। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो बच्चों ने पढ़ा है तो स्टार्ट एग्जाम्पल समझना है आपको, हेबर्स प्रोसेस द्वारा हुआ। दूसरा देखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हिंदी में कहते हैं संपर्क विधि। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, संपर्क विधि, है ना। इसके द्वारा किसका उत्पादन होता है, किसका मैन्युफैक्चर होता है, याद रखोगे H2SO4। देख रहे हो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बन रहा है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव की कॉन्टैक्ट प्रोसेस संपर्क विधि द्वारा किसका मैन्युफैक्चर होता है, उत्पादन होता है, कहोगे H2SO4। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं,
सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना। यह सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन अपने आप सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैटेलिस्ट का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं, कैटेलिस्ट का चुनाव करते हैं। ऐसे देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे बताओ, तब हम इसमें क्या करेंगे, कैटेलिस्ट डालेंगे। जब कैटेलिस्ट के रूप में हम देंगे क्या, प्लेटिनम। क्या देंगे, प्लेटिनम, या प्लेटिनम के भी यूज करते हैं, या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के भी यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या दूसरा किसका यूज करते हैं, V2O5। इसका यूज करते हैं V2O5। आया समझ में, V2O5 दोनों को एक, इसलिए हम लिख देते हैं या, है ना, या इन्हें की दोनों ने। आया समझ में। इसमें देखिएगा आपको आएगा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा किसका मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कहेंगे H2SO4। इसमें एक स्टेप आता है सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करेंगे बिना कैटेलिस्ट का तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, इसीलिए क्रॉस करते हैं। ओके, तब हम क्या करते हैं, इसमें कैटेलिस्ट देते हैं। कैटेलिस्ट के रूप में देते हैं प्लेटिनम, सॉलिड है, या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के यूज करते हैं, तब यह रिएक्शन होगा। और यदि कैटेलिस्ट नहीं दोगे तो यह रिएक्शन नहीं होगा। आया समझ में। तो याद रखना है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में किस कैटेलिस्ट के यूज करते हैं, या तो प्लेटिनम का, या तो यूज करते हैं किसका, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ओके, उसके बाद देखिए हम लोग वेजिटेबल ऑयल जो है, वेजिटेबल ऑयल जो हम लोग खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल, है ना, वेजिटेबल ऑयल, जिसको वनस्पति तेल कहते हैं, है ना, वनस्पति तेल कहते हैं। इसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं भैया, हाइड्रोजिनेशन करते हैं। तो ये ऑयल है, तो ये कौन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है ना। इसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे जुटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन। तो वनस्पति तेल में जब हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं, क्योंकि वनस्पति तेल वेजिटेबल ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना, उसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन डालते हैं, हाइड्रोजिनेशन कराते हैं। यह रिएक्शन जो होता है कैटेलिस्ट की उपस्थिति में, यह कैटेलिस्ट के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, निकेल। निकेल क्या है, सॉलिड है। देख रहे हो, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये क्या है, सॉलिड है। यहाँ भी देखो ये दोनों गैस है, ये क्या है, सॉलिड है। तो क्या बनता है, वेजिटेबल, है ना, वेजिटेबल घी, जिसको कहते हैं वनस्पति घी। क्या कहते हैं, वनस्पति घी। ये सब खूब ऑब्जेक्टिव आता है कि वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करने में, या वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में किस कैटेलिस्ट का उपयोग करते हैं, तो क्या याद रखोगे, निकेल कैटेलिस्ट। क्या याद रखोगे, निकेल कैटेलिस्ट की यूज करते हैं। देख रहे हैं कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है। एक है ऑसवाल्ड प्रोसेस, ऑसवाल्ड प्रोसेस ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि ऑसवाल्ड प्रोसेस के द्वारा किसका मैन्युफैक्चर करते हैं, कहेंगे नाइट्रिक एसिड। ऑसवाल्ड प्रोसेस के द्वारा किसका मैन्युफैक्चर करते हैं, तो क्या कहेंगे, नाइट्रिक एसिड। इसमें क्या करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं। इसमें हम क्या कराते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं, है ना। तो अमोनिया का जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, यह बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। यह क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और H2। यह क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और H2। बैलेंस है, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन, यह 6 4 10 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 4 12। तो देखो ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगा। समझ रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा कि ऑसवाल्ड प्रोसेस में हम लोग किस कैटेलिस्ट के यूज करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव देगा ऑसवाल्ड प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है,
कहेंगे नाइट्रिक एसिड बनता है। ओसवाल्ड प्रोसेस में हम लोग किस कैटलिस्ट के यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? प्लेटिनम कैटलिस्ट के यूज करेंगे। क्या करेंगे? तब ये रिएक्शन होगा। आया समझ में? तब ये रिएक्शन होगा। तो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस क्या है समझ में गया होगा। ये दोनों रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है और ये कैटलिस्ट जो है सॉलिड स्टेट में है। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे कैटालिसिस को हेटेरोजीनियस कैटालिसिस कहा जाता है। मुख्य रूप से समझने वाला ये तो कहा जाता है, जैसा पूछता है जो ऑब्जेक्टिव आएगा बता ही दिए हैं। ओसवाल्ड प्रोसेस के द्वारा किसका मैन्युफैक्चर होता है? कहेंगे नाइट्रिक एसिड का। पूछेगा ओसवाल्ड प्रोसेस में किस कैटलिस्ट की यूज करते हैं? तो क्या जवाब दोगे? प्लेटिनम। आया समझ में? इस तरह से एक जो रिएक्शन लिखे उसमें दो दो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजनेशन कराते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मान लो हम क्या ले लिए? इथीन। क्या ले लिए? इथीन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम क्या कराते हैं? इसमें ऐड कराते हैं अनसैचुरेटेड में। तो यह रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसकी उपस्थिति में? निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं। निकेल क्या है? सॉलिड है। तो यह क्या बन गया बताओ? इथेन, है ना। इसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। क्या कहेंगे? हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन और हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो कैटलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं? निकेल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग हेटेरोजीनियस कैटालिसिस करते हैं। इस क्रिया क्या है? हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखते हैं हाइड्रोजनेशन, इसको आप क्या कहिएगा? हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फिर समझिएगा हाइड्रोजनेशन में जुड़ना। क्या जुड़ना? हाइड्रोजन का जुड़ना। इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इस क्रिया को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और कैटलिस्ट के रूप में हम लोग क्या लेंगे? ये सभी बात को आपको समझना है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। इसी को कहते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओके, थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ओके, इसमें जो हम लोग को पढ़ना है थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, इसी को हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये थ्योरी जो है एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है, इसीलिए इसका नाम है एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन किसको कहते हैं बता ही चुके हैं, है ना। बता ही चुके हैं कि चॉक है, चॉक को जब हम ब्लू इंक में डुबा देंगे चॉक क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंक जो है चॉक के ऊपरी सतह पर आके चिपक गया, जमा हो गया। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। सब डिस्कस कर दिए हैं। तो
आज हम लोग हेटेरोजीनियस कैटालिसिस की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। यह किस प्रकार से होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है ना, इसका मैकेनिज्म क्या है ना। यह थ्योरी जो है एडजॉर्प्शन सिद्धांत पर आधारित है, अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। इसमें देखो क्या कहता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है कैटेलिस्ट के सरफेस पर जाके, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है ना, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करता है, कैटेलिस्ट के सरफेस पर जाके, ये कैटेलिस्ट है, इसके सरफेस पर जाके यह क्या होता है, चिपक जाता है। यह इसके सरफेस पर जाके क्या होता है, चिपक जाता है। यह इसके सरफेस पर आके क्या होता है, चिपक जाता है। तो सवाल उठता है कि ऐसी क्या बात है कैटेलिस्ट में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर आके चिपक जाता है, कुछ न कुछ विशेषता होगी। तो कहता है कि कैटेलिस्ट के सरफेस पर अनेक एक्टिव साइट, कैटेलिस्ट के सतह पर क्या होते हैं, अनेक एक्टिव साइट होते हैं, फ्री वैलेंसी होते हैं ना, एक्टिव साइट होते हैं, फ्री वैलेंसी होते हैं। ये जो कैटेलिस्ट है कि सरफेस पर क्या होता है, अनेक फ्री वैलेंसी होता है, फ्री वैलेंसी होता है, वैलेंसीज होता है। यानी इसके सरफेस पर क्या होता है, अनेक एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट कैसे होता है, ये एक्टिव साइट किस प्रकार से होता है, क्योंकि कैटेलिस्ट के सरफेस पर क्या होता है, ढेर सारा कॉर्नर पाया जाता है, ढेर सारा कॉर्नर पाया जाता है, कोना पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, एजेस पाया जाता है ना, और क्या पाया जाता है, क्रैक्स पाया जाता है, क्रैक्स पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, पिक्स पाया जाता है ना। तो कैटेलिस्ट के सरफेस पर नहीं, कैटेलिस्ट के सरफेस पर ना, कैटेलिस्ट के सरफेस पर क्या होता है, ध्यान देना, कैटेलिस्ट के सरफेस पर अनेक एक्टिव साइट होते हैं। देखो यही समझने वाली बात है। कैटेलिस्ट के सरफेस पर क्या होता है बताओ, अनेक एक्टिव साइट होते हैं, एक्टिव साइट होते हैं। इसी एक्टिव साइट को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री वैलेंसी होते हैं। अब ये एक्टिव साइट कैसे हो जाता है, क्यों आ जाता है, एक्टिव साइट पाया जाता है क्योंकि कैटेलिस्ट के सरफेस पर अनेक कॉर्नर पाए जाते हैं, कोना पाए जाते हैं, अनेक एज पाए जाते हैं, किनारा पाए जाते हैं, उसमें क्रैक्स होता है मतलब वो कहीं कहीं से ब्रेक करता है, टूटता है। नहीं कोई चीज जैसे चना को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, क्रैक हो जाता है, फट जाता है। तो उसी तरह से इसमें क्या होता है, क्रैक पाया जाता है, और इसमें ढेर सारा क्या पाया जाता है, पिक पाया जाता है ना। तो इसी पिक पर जाके, इसी क्रैक्स पर जाके, एज पर जाके, कॉर्नर पर जाके, है ना, कैटेलिस्ट के इसी कॉर्नर पर, कैटेलिस्ट के इसी एज पर, क्रैक्स पर, पिक्स पर जाके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जाके चिपक जाते हैं, है ना। और चिपकने के बाद ये क्या करते हैं, चिपकने के बाद एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन, है ना, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और चूंकि इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है तो फिर लास्ट में डिसॉर्प्शन होता है। डिसॉर्प्शन के कारण रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल जाते हैं और कैटेलिस्ट पुनः रीजनरेट होता है। फिर समझिएगा, इसका नाम है एडजॉर्प्शन थ्योरी। समझना कि रिएक्टेंट क्या करते हैं, कैटेलिस्ट के सरफेस पर जाके चिपक जाते हैं। तो सवाल उठता है क्यों चिपकते हैं, इसीलिए चिपकते हैं कि कैटेलिस्ट के सरफेस पर अनेक, कैटेलिस्ट के सरफेस पर अनेक एक्टिव साइट पाए जाते हैं, है ना। ये एक्टिव साइट जो है कहाँ से आया, एक्टिव साइट को ही फ्री वैलेंसी कहते हैं। एक्टिव साइट कैसे आया, ये आया कॉर्नर के कारण, एज के कारण, है ना, पिक्स के कारण, क्रैक्स के कारण ये कैटेलिस्ट के सरफेस पर पाया जाता है। उससे जाकर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा एडजॉर्प्शन। ओके, अब देखिए समझ जाइएगा कि क्या होता है, ओवरऑल व्यू हम दे दिए, है ना।
अब इसी को फिजिकल एग्जांपल से समझना है ना। मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है ए और बी, ए और बी, ये क्या है रिएक्टेंट है ना, ए और बी क्या है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल। ओके, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके उपस्थिति में, कैटेलिस्ट की उपस्थिति में, है ना। इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसकी उपस्थिति में, तो देखो कैटेलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं। तो कैटेलिस्ट में क्या होता है, कैटेलिस्ट के सरफेस पर पता है कि कैटेलिस्ट के सरफेस पर है ना अनेक फ्री वैलेंसी पाएगा, अनेक फ्री वैलेंसी पाएगा, अनेक फ्री वैलेंसी पाए जाते हैं। ओके, ये क्या है कैटेलिस्ट, ये क्या है कैटेलिस्ट विथ फ्री वैलेंसी, कैटेलिस्ट विथ फ्री वैलेंसी, सिंगुलर का वैलेंसी है ना, ये कैटेलिस्ट है। और ये कैटेलिस्ट के सरफेस पर क्या है ढेर सारा फ्री वैलेंसी। ओके, अब ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इसके सतह पर जाके चिपक जाते हैं, है ना। ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं भैया, इसके सतह पर जाके चिपक जाते हैं, है ना। ये जो फ्री वैलेंसी है, ये जो फ्री वैलेंसी जो आप देख रहे हैं है ना, इसके सतह पर ये जाके चिपक जाए, इसीलिए नाम पड़ा एब्जॉर्प्शन थ्योरी। ओके, इसके सतह पर ये क्या करेंगे, जाके रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल हमारा क्या है ए और बी है, यह ए बी क्या करता है, इसके सतह पर जाके चिपकेगा। ये ए समझिए, दिस इज ए रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी। ओके, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी। ओके, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी। यह क्या करेगा समझिएगा, यह क्या करेगा, इसके सतह पर जाके चिपक जाता, इसके सतह पर जाके चिपक जाता है ना, इस तरह से इसके सतह पर जाके ये चिपक जाएगा। ओके, समझ रहे हैं ना। देखिए ए और बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, कैटेलिस्ट के सरफेस पर आने क्या है फ्री वैलेंसी है, इसी फ्री वैलेंसी के कारण रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल वहां पर जाके क्या होते हैं चिपक जाते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं एडजॉर्प्शन, है ना, एडजॉर्प्शन, इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ गया एडजॉर्प्शन। अब क्या करेगा, यह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और कैटेलिस्ट आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। occurrence of chemical reaction forming an intermediate। अब क्या करेगा, यह एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, यह एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। देखिए कैसे करता है, इसको समझना है ना। ये जो हम बना रहे हैं सॉलिड कैटेलिस्ट है, समझ रहे हैं, रेड से जो बना रहे हैं इन्हें समझना सर ये क्या है, ये सॉलिड कैटेलिस्ट है, यह सॉलिड कैटेलिस्ट है ना, यह सॉलिड कैटेलिस्ट है। अब यह क्या करता है ए और बी, यह जो है तुम्हारा ए और बी है ना, तुम्हारा ए और ये तुम्हारा क्या होगा बी, है ना। यह क्या करता है, इसके साथ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह क्या करेगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इंटरमीडिएट केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड के कारण यह क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड बनने के कारण यह क्या करेगा, इंटरमीडिएट
का फॉर्मेशन करेगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फॉर्मिंग इंटरमीडिएट, यह एक इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट बना। और हम पढ़ा ही चुके हैं इंटरमीडिएट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, शॉर्ट लिव होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है भैया, अनस्टेबल होता है, शॉर्ट लिव होता है ना। यह चाहेगा कि इमीडिएट एक स्टेबल कंपाउंड बना ले, या फट से क्या करेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट, है ना। ये देखिएगा ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में, है ना। और कैटेलिस्ट क्या किया, उन्हें रीजेनरेट करेगा। कैटेलिस्ट तुम्हारा फिर से क्या करेगा, रीजेनरेट कर जाएगा ना। कैटेलिस्ट तुम्हारा पुनः क्या करेगा, रीजेनरेट कर जाएगा। ओके, कैटेलिस्ट जो है फिर देखिए हम समझा देंगे आपको। ये कैटेलिस्ट है सॉलिड कैटेलिस्ट, ओके। रीजेनरेटेड कैटेलिस्ट देखिए क्या है, इसको समझिएगा। रीजेनरेटेड कैटेलिस्ट, सबसे पहले देखिए थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, इसी कहते हैं एब्जॉर्प्शन थ्योरी। इसमें हम क्या बताए हैं, ये सॉलिड कैटेलिस्ट है। मान लो ये आयरन है, आयरन क्या है, सॉलिड है, कैटेलिस्ट है। कहता है कि इसके सरफेस पर अनेक एक्टिव साइट, एक्टिव साइट में इसका हुआ अनेक फ्री वैलेंसी। अब फ्री वैलेंसी क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें अनेक कॉर्नर होते हैं। देखो ये कॉर्नर, अनेक कॉर्नर होते हैं। देखो कॉर्नर के पास वैलेंसी, फ्री वैलेंसी ज्यादा होता है। जैसे ये बीच में, तो बीच में यहाँ एक ही वैलेंसी खाली मिला, यहाँ एक ही वैलेंसी खाली मिला, लेकिन यहाँ कॉर्नर पर क्या मिला, दो दो वैलेंसी खाली मिला। तो कॉर्नर पर क्या होते हैं, ज्यादा फ्री वैलेंसी होते हैं, ज्यादा एक्टिव साइट होते हैं। इसके अलावा एज होता है, एज मतलब किनारा। देखो ये किनारा पर कितना फ्री वैलेंसी है, 1 2 3 4 5, ये किनारा पर ज्यादा फ्री वैलेंसी है ना। तो अनेक कॉर्नर होते हैं, अनेक एज होते हैं। इसके साथ साथ कैटेलिस्ट जो है इसमें क्रैक्स पाया जाता है। क्रैक्स का बताए थे, जैसे चना को गर्म करके वो क्रैक कर जाता है। क्रैक करने के बाद दोनों के बीच जो स्पेस होता है उसमें भी फ्री वैलेंसी मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें अनेक सारा पीक होता है। पीक समझते हैं ना, ऐसे पीक